हिंदुस्तान में कई रानियां हुई जो बहुत ही बहादुर थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अवंतिका बाई लोधी। और बात करें मुस्लिम शासकों की तो रजिया सुल्तान सबसे पहले नंबर पर आती है। लेकिन इन सब के बाद एक महिला ऐसी भी थी जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और जो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नाचती थी। वो महिला दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थापक और शासिका कैसे बन सकती है, इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, उस महिला का नाम था कुत्सिया बेगम, जो मोहम्मद शाह की पत्नी और अहमद शाह की माँ थी। असल में कुत्सिया बेगम जन्म से हिंदू थी और उनका रियल नेम उदम बाई राठौर था। वह एक नाचने वाली लड़की थी जिसका परिचय खदीजा खानम ने सम्राट मोहम्मद शाह से करवाया था। बादशाह उसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि उसने तुरंत उसे अपनी तीसरी पत्नी बना लिया। मोहम्मद शाह को हम रंगीला राजा के नाम से भी जानते हैं। बाद में उनका बेटा अहमद शाह भी अपने पिता की ही तरह अय्याश निकला और खुद को पूरी तरह से शराब, भांग, चरस और अन्य नशीली शराब पीने के लिए छोड़ दिया। कुत्सिया बेगम के लिए एक अफवाह ये भी थी कि उनका चक्कर नवाब बहादुर जावेद खान के साथ था, जो कि जनाना के एक हिजड़ा अध्यक्ष थे। और अपने पति की मृत्यु के बाद कुत्सिया बेगम ने उन्हें 7,000 के मनसब से सम्मानित किया और दरोगा के पद के साथ साथ अदालत की सर्वोच्च उपाधि भी प्रदान की। उन्होंने ये नाम कुत्सिया अपने पति के मरने के बाद खुद को दिया था। कुत्सिया एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र, और बाद में वह एक लोकप्रिय रानी भी बन गई। और इन सब से अलग बात आती है कि मोहम्मद शाह की मृत्यु कैसे हुई और कुत्सिया बेगम नाचने वाली से रानी कैसे बनी। साल 1748 में जब काबुल से अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का जाबाज लेफ्टिनेंट था, लाहौर में मुगल साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं पर हमला करना शुरू कर दिया, तो उस समय मोहम्मद शाह ने अपने सेनापतियों को तुरंत सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया और उसने अपने साथ अवध के सफदरजंग, जो कि सादत खान के दामाद और भतीजे थे, जयपुर के राजा इसरी सिंह और अंबर, मोहम्मद शाह के अपने बेटे राजकुमार अहमद शाह और सफदरजंग को सेना की समरक कमान सौंपी, जबकि काबुल के आक्रमणकारियों का निर्देशन अकेला अब्दाली ही कर रहा था। आपको बता दें कि ये सब नादिर शाह की मृत्यु के बाद और दिल्ली से लौट जाने के एक साल बाद की कहानी है। 3 मार्च 1748 का वो दिन आया जिसमें सरहिंद में भीषण लड़ाई छिड़ गई, जिसमें दोनों तरफ के कई लोग मारे गए। जल्द ही मुगलों ने अफगानों को रोकने के लिए युद्ध का मैदान बढ़ा दिया। जब पश्चिमी सीमा पर लड़ाइयां चल रही थी तब सम्राट मोहम्मद शाह ने 15 अप्रैल 1748 को अंतिम सांसें ली और उन्हें किले के अंदर मस्जिद संगी गेट पर कूड़े पर ले जाया गया। वहां वह बेहोश हो गए और अपने सरदारों और सेवकों के सामने ही उनकी मृत्यु हो गई। बाद में मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह गद्दी पर बैठे। सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना मुख्य वजीर बनाया। ये पद पहले निजामुल मुल्क के पास था। मुगल साम्राज्य अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगा था। पूर्व में अलीवर्दी खान ने स्वतंत्र रूप से बंगाल पर शासन किया और मराठा पेशवाओं ने दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत की। गुजरात मराठाओं के पास चला गया। केवल आगरा, अवध, लाहौर और इलाहाबाद ही मुगल ताज के पास रहे। सम्राट अहमद शाह को राजकाज के काम पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उनकी मां कुत्सिया बेगम ही पर्दे के पीछे से राज दरबार चलाने लगी और धीरे धीरे कुत्सिया बेगम और नवाब जावेद खान, जो कि जनाना के हिजड़ा अध्यक्ष थे, साम्राज्य के शासक बने। इसी बीच अहमद शाह शुद्र सुखों में व्यस्त एक कठपुतली मात्र बनकर रह गए थे और राज दरबार का सारा राजकोष भी खत्म हो गया था, जो पहले ही नादिर शाह और उसके लेफ्टिनेंट अहमद शाह अब्दाली ने छीन लिया था। कुत्सिया बेगम ने उस समय में अनसुनी उदारता और दानशीलता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पति के सभी बच्चों और बेगमों को नियमित पेंशन प्रदान की और अपने बच्चे और पोतों पोतियों को बड़ी मात्रा में धन उपहार में दिया। कोई भी व्यक्ति जो अपने मामले की सुनवाई करने उनके पास आता वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। यही वजह थी कि वो इतनी लोकप्रिय रानी बन गई। कुछ ही दिनों बाद किन्नरों के अध्यक्ष जावेद खान ने नागरिकों और सैनिकों के सामने अपना सम्मान खो दिया। उसके कई सैनिक उसके घर पर इकट्ठे हुए और अपने वेतन और बकाया की मांग करने लगे। इसी बीच सैनिकों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ मारपीट की। फिर उसने अपने सैनिकों में वितरण के लिए कुत्सिया बेगम से कुछ धन एकत्रित करने को कहा, लेकिन सैनिकों को इनमें से कुछ भी नहीं मिला। इसी बीच भूख से मर रही सेनाएं पलायन करने लगी और अब सेना बहुत ही कम रह गई थी। शाही महल में हथियार, किताबें, बर्तन, कालीन, खाने की प्लेटें और सभी प्रकार के सामान दुकानदारों और बिचौलियों को बेच दिए गए ताकि सैनिकों के वेतन के लिए धन जुटाया जा सके, जो वर्षों से बकाया था।
कभी कभी सैनिक अमीरों की हवेली में जबरन घुस जाते थे और उनका कीमती सामान ले लेते थे। सफदरजंग अवध के प्रसिद्ध गवर्नर सादत खान के भतीजे और दामाद थे। वो सम्राट और किन्नर के इस मेल से चिढ़ने लगे थे और सम्राट के मन में भी इस विचार से जहर भर दिया गया था कि सफदरजंग उसे गद्दी से उतारना चाहता था और दिवंगत सम्राट के भाई को नया संप्रभु बनाना चाहता था। और सम्राट भी सफदरजंग को बदनाम करने के लिए साजिशें बुनने लगे। इसमें एक तरफ कुदसिया बेगम, अहमद शाह और जावेद खान की मूर्ति तो दूसरी तरफ वजीर सफदरजंग के बीच खुली दुश्मनी पैदा हो गई। अभी तो दोनों पक्षों के बीच गलत फहमियां ही थी कि सफदरजंग ने शायद अपने जीवन में सबसे गंभीर गलती करी और 7 अगस्त 1752 को जावेद खान के खिलाफ हिसाब बराबर करने के लिए दोपहर के भोजन के लिए अपने महल में आमंत्रित किया और उन्हें अपने विशाल भवन के एक कोने में ले जाकर जाट समर्थकों की मदद से चाकू मरवाकर हत्या कर दी। जब यह बात कुदसिया बेगम को पता चली तो उन्होंने अपने जेवर और चूड़ियां उतार दी और सफेद साड़ी पहन ली और सम्राट अहमद ने सफदरजंग से उसका अवध और इलाहाबाद का गवर्नर पद भी छीन लिया। सफदरजंग ने अपने जाट सहयोगियों को बुलाया और मार्च 1753 से नवंबर 1753 तक 1 वर्ष तक दिल्ली में गृह युद्ध छिड़ गया। इसी बीच 46 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे शुजा-उद-दौला ने अपने पिता की याद में भव्य मकबरा बनवाया, जिसे सफदरजंग के मकबरे के नाम से भी जाना जाता था और उनके शरीर को वही दफना दिया गया। इसके बाद इमाद-उल मुल्क को सम्राट अहमद शाह ने नोबल्स ऑफ नोबल अमीर उल उमरा के रूप में नियुक्त किया। इमाद-उल मुल्क निजाम-उल मुल्क के पोते थे। बाद में जब दिल्ली में सफदरजंग से लड़ाई शुरू हुई तो वह मुगल खेमे के नायक बनकर उभरे और धीरे धीरे सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। 30 मई 1754 को लाचार बादशाह ने कुरान की शपथ लेकर इमाद को वजीर बना दिया। अपना नया पद संभालने के बाद इमाद ने एक आश्चर्यजनक तख्ता पलट कर दिया। 1754 में दिल्ली में उसने सम्राट और उसकी मां को गिरफ्तार कर कैदी बना लिया और अहमद शाह को अंधा बना दिया। कुदसिया बेगम को कारावास में बंद कर दिया और शायद वही उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुगल वंश खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। कुदसिया बेगम ने एक शाही मकबरा भी बनवाया था जो कि दिल्ली में है, जिसे कुदसिया बाग से भी जाना जाता है। ये बाग कश्मीरी दरवाजे के बाहर यमुना नदी के किनारे बना हुआ था। अब यमुना दूर चली गई है तो उसकी जगह रिंग रोड बना दी गई है। बाग बहुत लंबा चौड़ा और बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ था। इस बाग को रानी ने 1748 में बनवाया था। कहा जाता है कि बेगम साहिबा को यह बाग बना बनाया मिल गया था। वहीं कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि कुदसिया बाग के पास मौजूदा कुदसिया घाट महाभारत काल में भी था और इसका असली नाम कौरवों के नाम पर कोरवासिया या कोरवैया था। कुदसिया बेगम ने बाग के कुछ हिस्से पर आलीशान कोठियां भी बनवाई थी, जिसको उन्होंने अपने शौक और सलीके से खूब बनाया संवारा। आलीशान इमारतें बनवाकर खड़ी कर दी, नहरें और फव्वारे बनवाए जिनके बिंबों की निशानात अब भी दिखाई देती। इसी जमाने में यमुना का पानी बाग के साथ टकराया करता था। उस जमाने में प्रत्येक दरवाजे के सामने पानी बहता था जो वहाँ के दृश्य को और भी खूबसूरत बना देता था। वहाँ खुशबूदार पौधे लगाए गए। सूरज की रोशनी भी इन पौधों की वजह से घरों में दाखिल नहीं होती थी। ऊपर से फव्वारे इनकी खूबसूरती बढ़ा देते थे। किनारे किनारे बहते नालों में चांदनी देखना सुगध था। आग में एक दरवाजा है जो पश्चिम में बना हुआ था। 40 फुट ऊंचा, 74 फुट लंबा और 55 फुट चौड़ा है। पूर्व की ओर एक मस्जिद बनी हुई है जिसका मुंह रिंग रोड की ओर है। कहते हैं कि इस बाग में 4 चांद, या फिर कहे कि इसकी पॉपुलैरिटी तब और भी बढ़ जाती है जब माँ भारती के वीर सपूत भगत सिंह के पैर यहाँ पड़ते हैं। कहते हैं कि असेंबली में बम डालने से पहले भगत सिंह पहले कुदसिया बाग में ही एकत्रित हुए थे, जहाँ पर दुर्गा भाभी ने अपने खून से भगत सिंह का तिलक किया और उनकी पसंद की मिठाई खिलाई। इस कारण दिल्ली के इस जगह का इतिहास में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन 1857 की क्रांति तथा उसके बाद हुई कई युद्धों के कारण ज्यादातर इमारतें दशकों पहले गायब हो चुकी हैं। इस बाग में अंग्रेजों ने फ्री मैसन लॉज भी बनवाई थी जो अभी भी मौजूद है। केजरीवाल सरकार ने दशकों से अपेक्षित इस बाग के संरक्षण करने का काम किया है। सरकार ने यहाँ इमारतों के रखरखाव के साथ यहाँ मौजूदा बाग को भी नया स्वरूप देने का काम किया है, जिससे यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित होंगे। दोस्तों, आप दिल्ली सरकार के इस काम से कितना खुश है कमेंट में बताएं और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।